नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करने वाले हैं, दस्तावेज़ों में जिसका नाम स्कूल के रजिस्टर से शुरू होता है और जेल की मोर्चरी पर खत्म। एक मामूली टीचर से प्राइवेट जेट्स तक, एक अननोन फाइनेंसर से ग्लोबल पावर सर्कल्स तक। जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन की कहानी सक्सेस नहीं, एक वार्निंग है फॉर सोसाइटी एट लार्ज। ये वीडियो सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है, ये सिस्टम, पावर और साइलेंस की कहानी है। जेफरी एप्स्टीन की कहानी एक क्राइम से शुरू नहीं होती, बल्कि सिस्टम की खामोशी से शुरू होती है। तो आइए डिटेल में जानते हैं जेफरी एप्स्टीन के बारे में। जेफरी एप्स्टीन यूएसए के न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में पैदा होता है 20 जनवरी 1953 को ये जन्म लेता है। और अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो ये एक जूइश मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। इसके फादर पार्क्स डिपार्टमेंट में काम करते थे और मदर एक स्कूल एड थी। फैमिली बैकग्राउंड सुन के आपको पता लग ही रहा होगा, कोई एलाइट बैकग्राउंड नहीं, कोई इनहेरिटेड वेल्थ नहीं, लेकिन एस्पिरेशंस बहुत बड़ी। यहीं से पहला कॉन्ट्राडिक्शन शुरू होता है। अगर हम स्कूल लाइफ की बात करें तो लैफेट हाई स्कूल ब्रुकलिन से पास होता है। मैथमेटिक्स में काफी शार्प माना जाता है। फिर कूपर यूनियन में जाता है, जो कि साइंस और आर्ट्स की एडवांसमेंट के लिए एक प्राइवेट कॉलेज है। इसके बाद NYU में भी जाता है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। लेकिन यूनिवर्सिटी में एनरोल होने के बाद भी ये अपना कॉलेज पूरा नहीं करता और बिना किसी डिग्री के ड्रॉप कर देता है, यानी कि कॉलेज कंप्लीट नहीं करता। कोई वेरीफाइड डिग्री इसके पास नहीं होती और बिना डिग्री के जो सफर आगे आने वाला था वही सबसे ज्यादा सवाल पैदा करता है। कोई वेरीफाइड कॉलेज डिग्री नहीं है, अनफिनिश्ड एजुकेशन। लेकिन फिर भी अगर इसके करियर के बारे में बात करें तो इसको टीचिंग जॉब मिल जाती है डेल्टन स्कूल में, जो कि मैनहट्टन में है। ये हेडमास्टर थे स्कूल के और अपने करियर की शुरुआत करता है ये 1974 एट द एज ऑफ 21। और डेल्टन कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं था, अमेरिका के एलीट स्कूल्स में से एक। अल्ट्रा रिच फैमिलीज के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बिना डिग्री एप्स्टीन को यहाँ पे जॉब मिल जाती है और ये फिजिक्स और मैथ्स यहाँ पे पढ़ाता है। लेकिन जॉब मिलने के बाद भी इसका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं होता। ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है टुवर्ड्स अंडर एज फीमेल स्टूडेंट्स दिखाता है। बोला जाता है कि जहां बच्चे अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते या अपना आफ्टर स्कूल पार्टीज कर रहे होते, ये अचानक वहां पे पहुंच जाता और मिसबिहेव ये करता था मोस्टली अंडर एज फीमेल स्टूडेंट्स के साथ। और इसी के चलते जून 1976 एप्स्टीन को डिसमिस कर दिया जाता है पुअर परफॉर्मेंस के नाम पे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अल्ट्रा रिच फैमिली के बच्चे पढ़ते थे, एक एलिट स्कूल था, तो इसी के चलते और एप्स्टीन का ह्यूमन रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं कि इंसानों से बातचीत करना, एक
इसका तरीका अच्छा था, ये लोगों से कॉन्टैक्ट बहुत इजीली बना लेता था। तो ये पावरफुल पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट्स में आता है और यहाँ पे नेटवर्किंग सीखता है। 2 साल के दौरान ये नेटवर्किंग सीखता है, लोगों से, बड़े-बड़े एलीट अल्ट्रा रिच फैमिलीज से ये अपने कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करता है। और जब 1976 में इसको स्कूल से डिसमिस कर दिया जाता है तो उन्हीं कॉन्टैक्ट्स को यूज करते हुए ये एक जॉब लेता है। किसके पास जॉब लेता है ये? ग्रीनबर्ग के पास। ग्रीनबर्ग कौन था? ग्रीनबर्ग एक अमेरिकन बिजनेसमैन था जो एक एग्जीक्यूटिव था द बियर स्टर्न कंपनीज में। और द बियर स्टर्न कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंक था, लोगों को लोन प्रोवाइड्स कराता था या फिर लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते थे। तो 1974 से 76 तक स्कूल टीचर रहता है और 1976 में जैसे उसको स्कूल से निकाला जाता है वो द बियर स्टर्न्स पे ज्वाइन कर लेता है और यहाँ से एक टीचर से फिनेंशियर वो बन जाता है, एक अननोन फिनेंशियर। और जैसे इसको ये जॉब मिलती है एप्स्टीन का सपना मनी मनी हो जाता है। यहाँ से उसको एक रास्ता मिल जाता है ढेरों पैसा कमाने का। सपने बड़े थे, अब ये अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना शुरू करता है अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए। नाइनटीन 76 में एट जूनियर लेवल, लो लेवल जूनियर असिस्टेंट के तौर पे जो है ये जॉब ज्वाइन करता है, लेकिन 4 ही साल में 1980 में ये लिमिटेड पार्टनर बन जाता है। और ये सब इसकी काबिलियत बोल सकते हो आप। मैथ्स में ये अच्छा था, ह्यूमन रिलेशंस स्ट्रॉन्ग था इसका, लोगों से बात कैसे करनी है, कैसे अपनी बातें मनवानी है, ये सब इसको बहुत अच्छे से आता था। रिलेशंस एस्टेब्लिश करना इसको आता था। तो ये 4 साल में इतने हाई प्रमोशंस कैसे इसको मिले, इतने फास्ट प्रमोशंस? तो वो था कि अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल करता था, स्पेशली वेल्दी वंस, जिनमें से एक एडगर माइल्स भी आते हैं। एडगर माइल्स जो कि जिस बैंक में बियर स्टर्न्स में ये काम करता था उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्लाइंट था। इसको टैक्स मिटिगेशन के लिए स्ट्रेटजी चाहिए थी, टैक्स बचाना, जो कि एप्स्टीन इसको प्रोवाइड कराता है और भारी भरकम इनको इन्वेस्टमेंट मिलती है, जिससे कि सीईओ जो होते हैं उस टाइम के, देन सीईओ, वो खुश हो जाते हैं और एक लो लेवल जूनियर असिस्टेंट से लिमिटेड पार्टनर बन जाता है उस पर्टिकुलर फर्म का। अब एप्स्टीन बीइंग एप्स्टीन, उसका मोरल कंपास जो है, मोरल कंपास उसका बहुत ही डगमगाया हुआ था। स्कूल में जब उसको जॉब मिली तो वो मिसबिहेव करता था बच्चियों के साथ, और जब यहाँ पे उसको जॉब मिली तो बैंक की बियर स्टर्न्स की जो भी पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट जाके एक्स्ट्रा मनी के लिए जो है वो इलीगल एक्टिविटीज में इंडल्ज रहता है। और ये देखते हुए बियर स्टर्न्स से उसको निकाल दिया जाता है। 1976 में जो है वो इसमें ज्वाइन करता है और 1981 में उसको बैंक छोड़ने के लिए बोल दिया जाता है। और 1981 में जब ये बैंक छोड़ता है तो ये उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज और कॉन्टेक्ट इसके पास होते हैं कि ये अपनी खुद की एक फर्म खोल लेता है और उस फर्म का नाम था इंटरनेशनल एसेट ग्रुप। इंटरनेशनल एसेट ग्रुप नाम से ये अपनी खुद की एक फर्म, एक काउंसलिंग फर्म खोल लेता है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे जो स्टोलन मनी होता है मेरे क्लाइंट्स का उसको रिकवर करता हूँ। किसी के साथ अगर फ्रॉड हुआ है
तो मैं उस पैसे को वापस दिलाता हूँ। और इसका क्लेम था कि सिर्फ बिलियनर्स के लिए काम करता हूँ मैं, लेकिन रियलिटी में ऐसे जो क्लाइंट लिस्ट थी एक, वो कभी भी क्लियरली पब्लिक नहीं हुआ। हाँ, एक नाम जरूर सामने आया, एना ओब्रेगोन। ये एक स्पेनिश एक्ट्रेस थी। इनके पापा के कुछ मिलियन पैसे जो हैं वो डूब गए थे, जिसको कि एप्स्टीन ने वापस दिलवाया। अब 1981 में वो सोलो ट्राई करता है और 1980s जब वो अपनी खुद की फर्म से शुरू करता है तो 1990s उसका लग्जूरियस लाइफ और पावर नेटवर्क बिल्डअप करना स्टार्ट हो जाता है। इन्हीं 1980s और 1990s में प्राइवेट जेट्स, नाम इसका लोलिता एक्सप्रेस। इसकी भी अपनी एक कहानी है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लोलिता एक्सप्रेस नाम का प्राइवेट जेट मैनहट्टन में एक मेंशन, वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट होम इन न्यूयॉर्क सिटी। उसके बाद पेरिस में एक अपार्टमेंट, फ्लोरिडा एस्टेट और प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स। ये सब वेल्थ प्रॉपर्टी वो जो है इकट्ठा करता है। 1980 से शुरू होता है और 1990s तक। और सिर्फ रिसोर्सेज या वेल्थ ही नहीं, प्रॉपर्टी ही नहीं, वो कॉन्टेक्ट्स भी बनाता है। पॉलिटिशियंस, रॉयल्स, बिजनेस टाइकून्स, साइंटिस्ट एंड एकेडमिक्स, इन सब लोगों के कॉन्टेक्ट में आता है और सोशल रिसोर्सेज भी वो अपने लिए क्रिएट करता है। 1980s, मिड 1980s में वो मल्टीपल टाइम्स यूएसए, यूरोप और मिडल ईस्ट में ट्रेवल करता है। एप्स्टीन सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, वो इन्फ्लुएंस कलेक्ट कर रहा था। और ये कुछ नाम हैं जिनसे वो मिला, अपने रिलेशंस एस्टेब्लिश किए और फिर कैसे इनको यूटिलाइज किए। ये हैं स्टीव जूड होफनबर्ग। ही वॉज द फाउंडर, सीईओ एंड प्रेसिडेंट टावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। टावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इससे मिलता है। ये हैं जॉन न्यूटन मिशेल, 67th अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो गवर्नमेंट यानी कि पॉलिटिशियंस एंड ऑफिशियल्स से भी अपने जो रिलेशंस हैं उनसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश करता है। अदनान खाशोगी, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। मिडल ईस्ट से इनका नाम बहुत आपने सुना होगा। सऊदी अरेबिया में ये एक आर्म्स डीलर है। तो जहां भी आपको युद्ध देखने को मिलते हैं दो देशों के बीच, दो रीजन्स के बीच, तो वहां पे ये आर्म्स सप्लाई करते हैं। किसी और के बोलने पे ही इज जस्ट अ बिजनेसमैन, बट आर्म्स डीलिंग करते हैं। ये बिजनेस इनका वेपन बेचना है। उसके बाद आते हैं यान रॉबर्ट मैक्सवेल। ये एमपी रहे हैं, ब्रिटिश में जो है ये काम करते थे। ये एक ऐसे शख्स हैं जिनको लेके एक थ्योरी बिल्डअप हुई है। बोला जाता है कि इनके कॉन्टेक्ट जो हैं वो मोसाद से थे। मोसाद वही एक सीक्रेट एजेंसी जो इजराइल से बिलोंग करती है। जैसे इंडिया के लिए रो है, वैसे इजराइल के लिए मोसाद है। तो बोला जाता है कि मैक्सवेल के जो कनेक्शन हैं वो मोसाद से हैं और मोसाद के लिए ये काम करते हैं। इन्हीं की बेटी मैक्सवेल जो हैं वो एप्स्टीन के साथ रिलेशनशिप में थी। तो एक थ्योरी निकल के ये आती है कि मैक्सवेल ने ही एप्स्टीन को
जो है ये सब करने के लिए बोला था। बड़े बड़े बिजनेस टाइक्यून्स, रॉयल्स और पॉलिटिशियंस, उनको इस तरीके से जो है ब्लैकमेल वाली पोजीशंस में लाके खड़े करो ताकि ये अपने हिसाब से चीजें करवा पाए। एप्स्टीन के पास जो है ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट मिला था जिसपे कि फॉल्स नेम था और पासपोर्ट पे जो रेजिडेंस थी वो थी सऊदी अरेबिया की। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि इलीगल थी। एक्सप्लेनेशन उनका कुछ नहीं है अदर देन इलीगल, बीइंग इलीगल। अब हम इनके एक्वेंटिसेस जो ये कॉन्टैक्ट जो इसने बिल्डअप किए थे उनको कैसे यूज करता है उसके बारे में जानते हैं। स्टीवन होफनबर्ग, जैसा कि हमने बोला कि एक बिजनेसमैन था। टावर्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ये इसकी कंपनी थी। 1976 में 1980 तक बियर स्टर्न्स में ये काम करता है, लेकिन 80 में जो है इसको निकाल दिया जाता है। 81 में जो है 1981 में ये अपनी खुद की फर्म खोलता है जिसका नाम था इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट ग्रुप। उसके बाद जो है जो इसने कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किए थे उनको यूटिलाइज करना स्टार्ट करता है और 1987 में होफनबर्ग जो इसको हायर करता है अपनी कंपनी के लिए। और ये कंपनी बेसिकली एक कलेक्शन एजेंसी थी। जो लोग लोन ले लेते हैं, जो डेट ले लेते हैं, उनसे रिकवरी करना, हॉस्पिटल्स, बैंक, फोन कंपनीज या फिर किसी भी सेक्टर में अगर लोन लिया गया है तो ये रिकवरी का काम करते थे। और एप्स्टीन को हायर करने के बाद उसने विलर्ड हाउसेज मैनहट्टन में एप्स्टीन को जो एक ऑफिस दिलाया, वहां से एप्स्टीन अपना काम कर रहा था। दिस इज द ऑफिस, दिस इज द वेरी प्लेस जहां पे बैठ के एप्स्टीन काम करता था। और उस टाइम पे इसने एप्स्टीन को जो पर मंथ कंसल्टिंग फीस जो देता था वो देता था $25,000। बात कर रहे हैं हम 1980s की। 1980s उस टाइम में 1980s में अगर आप इंडिया में बात करें तो ये 2.5 to 3 लाख के बीच में ये अमाउंट होगा। मान के चलो 1980s में कोई 2.5-3 लाख रुपए कमा रहा है पर महीने, पर मंथ। अब होफनबर्ग भी जो है एप्स्टीन का ही भाई था, लाइक नॉट लिटरली, दिमाग से। ये भी एक कॉन मैन था, मतलब इसको भी खुरापाती ख्यालों से पैसे कमाने थे। ये भी इलीगली पैसा बनाना चाह रहा था। तो ये ट्राई करता है कलेक्शन के नाम पे। हो सकता है इस एजेंसी ने जो पैसे ले रखे हों, तो ये बिड करता है पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज को खरीदने के लिए 1987 में, द वेरी ईयर जब ये एप्स्टीन को हायर करता है 1987 में। लेकिन ये अनसक्सेसफुल हो जाता है। 1988 में ये फिर से एमरी एयर फ्राइट कॉर्प को खरीदने का ट्राई करता है, लेकिन ये फिर से फेल हो जाता है। तो 2 बार इसने 2 अलग अलग एयरवेज को खरीदने का ट्राई किया जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। और ये कुछ दूसरे तरीकों से जो है पैसे कमा रहा था। उनमें से एक तरीका था पोंजी स्कीम, जो कि 1993 में इसका भांडाफोड़ होता है, एक्सपोज होता है ये, और इसको सजा मिलती है। अब पोंजी स्कीम क्या होती है? पोंजी स्कीम है किसी ने भी, नाम लेके चलते हैं हम इसी का, होफनबर्ग जो है, ABCD ये सब लोग हैं। ये इसको बोलता है कि तू मेरे को 10 रुपए दे, मैं तेरे को 15 करके दे दूंगा कल। इसको भी यही स्कीम देता है, इसको भी यही स्कीम देता है, इसको भी यही स्कीम देता है। इट इज ए पिरामिड स्कीम। अब इसके पास पैसे हैं नहीं एक्चुअली देने को, कर नहीं रहा ये कुछ,
बस सी के पैसे उठा के ये ए को दे देगा, डी वाले पैसे उठा के ये बी को दे देगा। एक्चुअली इसका कोई पैसा नहीं है। तो जो पहले जो लोग आए, जो इससे जुड़े, उनको पैसा मिल गया, जो बाद में जुड़े उनका, और इन सब के पास कुछ नहीं बचा, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो उस टाइम पे $450 मिलियन लूज किया था इन्वेस्टर्स ने, और आज की अगर हम बात करें उस पैसे के अमाउंट, तो वो 1 बिलियन पैसा है। 2024 में अगर हम बात करें तो उस पैसे की वैल्यू 1 बिलियन थी। इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हॉफनबर्ग में, इस स्कीम में, लेकिन वो सब लुट गए। अब 1993 में जब ये स्कैम सामने आया तो हॉफनबर्ग ने बोला एप्स्टीन भी मेरे साथ था, जो कि वो था। लेकिन एप्स्टीन बहुत चालाक, 1987 में वो इसके साथ जुड़ा। इन्होंने बिड किया एक कंपनी को खरीदने का, 1988 में फिर से बिड किया एक और कंपनी को खरीदने का, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। और इसका जो ये अनसक्सेसफुल देख के एप्स्टीन को समझ में आ गया यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद 1988 में ही वो अपनी एक कंपनी खोल लेता अलग से, जिसका नाम था जे एप्स्टीन एंड कंपनी। और 1988 में ये अपनी कंपनी खोल लेता है, और ये जो इनके पोंजी स्कीम जो पकड़ी जाती है, एक्सपोज होती है, वो 1993 में। तो ये बोलता है कि नहीं, मैंने काम छोड़ दिया था, मेरे छोड़ने के बाद इसने स्टार्ट किया होगा। मेरी तो अपनी खुद की एक फर्म है जिसमें मैं कंसल्ट करता हूँ, और जे एप्स्टीन एंड कंपनी उसका नाम है। एक और फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म ये खोल लेता है। वो कंसल्टिंग थी, कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, जो इसने पहले खोली है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म पैसा मैनेज करेगा भी। तो 1988 में जो ये अपनी फर्म खोल लेता है, और यहाँ पे ऐसे ये जो फ्रॉड था उसमें ये बोलता है कि मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने तो 1989 में जो कंपनी है वो छोड़ दी थी। 1988 में जो इसने फर्म खोली थी, वो इसने खोली थी इस बेसिस पे क्लाइंट चाहिए थे उसको फर्म खोलने के लिए। यू नीड इन्वेस्टमेंट, नो, पैसा किसका मैनेज करोगे, कोई आएगा पैसा मैनेज करवाने उसी का। तो जब इसको पता लग रहा था कि ओफनबर्ग के साथ ये जो है नहीं कुछ कमा पा रहा है, तो इसको याद आया कि 1986 में ये एक इंसान से मिला था जिसका नाम था वैक्सनर, लेस्ली हर्बर्ट वैक्सनर। ये हैं बाथ एंड बॉडी जो है वर्क्स, बाथ एंड बॉडी वर्क्स, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। आपने विक्टोरिया सीक्रेट का नाम सुना होगा। ये जो है बिलियनर बिजनेसमैन था, को फाउंडर था इन सब कंपनीज का। और 1986 में जो है पाम बीच में ये मिलते हैं। रॉबर्ट मिस्टर जो है एक कॉमन आदमी था, वो जो है एप्स्टीन को भी जानता था, इसको भी जानता था। इनके कुछ मामले चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी फाइनेंशियली। तो एप्स्टीन जो है इनसे मिलता है और बोलता है कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सुलझा दूंगा, आपके पैसे निकलवा दूंगा। और ये भी जो है उस पर विश्वास करते हैं, और ये पैसे जो हैं इसको दे देते हैं मैनेज करने के लिए। और एप्स्टीन अपने टैलेंट दिखाते हुए 1 साल के अंदर अंदर, विद इन द ईयर, जितने भी इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे उनको अनटेंगल कर देता है। और ये देखते हुए वैक्सनर जो है जुलाई 1991 में, 2 से 3 साल के अंदर अंदर, वैक्सनर जो है एप्स्टीन को पावर ऑफ अटॉर्नी बना देते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि वैक्सनर के नाम पे जितनी भी लीगल चीजें हों, चेक साइन करना हो, बोरोइंग करनी हो, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, अग्रीमेंट साइन करना हो, वो एप्स्टीन कर सकता था। एप्स्टीन वाज द पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर वैक्सनर। इनफैक्ट वैक्सनर का एक ड्रीम था यार्ड बनवाने का, ये भी जो है एप्स्टीन ने किया था। लिमिटलेस इसका नाम था, एंड इट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट सुपर यार्ड। इसको भी एप्स्टीन ने ही बनवाया था वैक्सनर के लिए। और वैक्सनर
एक इतना बड़ा जो है बिजनेसमैन था, आप अंदाजा लगाएं कि एक सदर्न एयर ट्रांसपोर्ट, ये एक एयरवेज कंपनी थी जो ट्रांसपोर्ट में बेसिकली इन्वेस्टेड थी। तो इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है वो चेंज कर लिया था ओनली टू सर्व वैक्सनर ब्रांड्स। तो बेसिकली एप्स्टीन अब वैक्सनर का भरोसा जीत चुका था। उसके अपने एक फर्म थी जे एप्स्टीन एंड कंपनी के नाम पे। अब वैक्सनर विक्टोरिया सीक्रेट के फैशन शोज में जाना स्टार्ट करता है और न्यूयॉर्क सिटी होम में जो है मॉडल्स को होस्ट करता है। आपने देखा होगा ना, ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं ना, जैसे लोरियल के लिए ऐश्वर्या राय है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लोग हैं ना। तो ऐसे ही विक्टोरिया सीक्रेट के लिए वहां पे मॉडल्स आते, मॉडलिंग करते, और एप्स्टीन यहाँ से जो है मॉडल्स के कांटेक्ट में आना स्टार्ट हुआ। तो जिस चीज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं ना, सेक्स स्कैंडल के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो खुरापाती ख्याल इसको यहीं से स्टार्ट हुआ कि वो इसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकता है। नीयत उसके हमेशा से खराब थी, सेक्स ऑफेंडर वो हमेशा से था। जब स्कूल एट द एज ऑफ 21 जब वो टीचिंग कर रहा था, उस टाइम पे भी वो छोटे बच्चों के साथ मिसबिहेव करता था। लेकिन यहाँ से उसको सोर्स मिल गया, रिसोर्स मिल गया बल्क में। इनफैक्ट वो यहीं पे एक मॉडल होती हैं स्टेसी विलियम्स, इसको डेट करना स्टार्ट कर देता है एप्स्टीन। ना अक्टूबर 2024 में ये जो हैं इनफैक्ट बोलती भी हैं कि 1993 में जब मैं एप्स्टीन को डेट कर रही थी तो उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इनके साथ एक बहुत ही अभद्र व्यवहार किया था और इनको उम्मीद थी कि एप्स्टीन कुछ बोलेगा, लेकिन एप्स्टीन इनके बॉयफ्रेंड होने के बाद भी ट्रंप से कोई उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये आप गलत कर रहे हैं या ऐसा कुछ। और 1995 आते आते जो एप्स्टीन है वो डायरेक्टर बन चुका था वैक्सनर फाउंडेशन एंड वेस्टर्न हेरिटेज फाउंडेशन का। अब 1996 में वेबस्टीन खूब पैसा कमा रहा है, सब अच्छा चल रहा है। अब वेस्ट एप्स्टीन को चिंता हुई टैक्स बचाने की। 1996 में जे एप्स्टीन एंड कंपनी, जो उसने अपनी एक फर्म खोली थी मैनेजमेंट फर्म, उसको ये फाइनेंशियल ट्रस्ट कंपनी के नाम से रिनेम करता है और उसको रीलोकेट कर देता है यूनाइटेड स्टेट वर्जिन आइलैंड्स पे। ये कैरेबियन सी में सेंट थॉमस वर्जिन आइलैंड्स का एक पार्ट है। तो यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर जो है वो रिलोकेट कर देता है और ये करने से उसको जो है 90% तक का जो टैक्स है वो ये बचा लेता है। और ये सब करने में उसकी हेल्प करता है जेस स्टेली। जेस स्टेली एक और बैंक होता है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन बैंक का एक एम्प्लॉय होता है, लेकिन उसका मोरल कंपास एग्जैक्टली जो है वाइब मैच कर रही थी एप्स्टीन और स्टेले की। तो वो भी इतना ही करप्ट इंसान होता है जितना कि एप्स्टीन। तो वो दोनों खूब जुगलबंदी करके खूब पैसा चोरी कर रहे थे, खूब टैक्स बचा रहे थे और अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज में इंडल्ज थे। इनफैक्ट स्टेली जो है जेपी मॉर्गन में होते हुए जेपी मॉर्गन बैंक का क्लाइंट बन गया था एप्स्टीन। अपना पैसा वो उनसे जो है वो मैनेज करा रहा था, खुद दूसरों का कर रहा था और अपने जो रिसोर्सेज हैं वो जेपी मॉर्गन को इसने दे रखे थे। तो इनफैक्ट एक आदमी जिसका नाम स्टीफन कटलर है, 2011 में वो जेस्ट टेली के पास जाता भी है कि आप इसको क्लाइंट के तौर पे ले तो आए यहाँ पे, लेकिन ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन इन एनी वे। लेकिन एप्स्टीन और स्टेले, उसको नहीं पता था, कटलर को नहीं पता था कि स्टेले इसी का ही मौसेरा भाई है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो उसको नहीं पता था कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये उसके पास शिकायत लेके गया, लेकिन इन दोनों ने जुगलबंदी की और दोनों ने मिलके जो है इसको
मतलब समझा दिया झूठ बोल के। इनफैक्ट एप्स्टीन ने तो वहाँ पे बिल गेट्स का नाम भी ले दिया कि बिल गेट्स करेक्ट रेफरेंस के तौर पे कि बिल गेट्स तक का मेरा उठना बैठना और तुम मेरे पे डाउट कर रहे हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ और मैं मतलब मेरा नाम है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए झूठी बातें बोली जाती है। मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। और स्टीफन के पास ये सब मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन 2013 में कार्रवाई बैठी और ऑफ कोर्स पुलिस इसके पीछे थी। कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ वो हम बात करेंगे। लेकिन 2013 में जो है एप्स्टीन के ये सारे कुकर्म जो थे वो सामने आ जाते हैं और स्टैले का भी भांडाफोड़ हो जाता है। स्टैले को डिपार्चर दे दिया जाता है बैंक से और स्टैले के जाने के बाद एप्स्टीन के जितने भी जो राज थे वो सामने आ जाते हैं और जेपी मॉर्गन बोल देता है भैया हम आपका जो पैसा है वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, यू आर नॉट अ क्लाइंट एनी मोर। उसके बाद एप्स्टीन अपना पैसा लेके जाता है ड्यूशे बैंक के पास, ये जर्मन बेस्ड एक बैंक है, ठीक है। तो ये बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन गया था, खूब पैसा था, सब कमा रहा था, इतने एस्टेट थे इसके पास, मेंशंस थे, खूब पैसा था, है ना। तो जब एक इंसान का नाम होता है और इस लेवल के आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो आप सोसाइटी में, तो मीडिया को भी खासी इंटरेस्ट होती है आपकी स्टोरी जानने में। तो वो हुआ एप्स्टीन के साथ भी। 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन जो है वो एप्स्टीन का इंटरव्यू लेती है और इंटरव्यू के दौरान उनको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये कि एप्स्टीन की सिर्फ 3 साइट्स पे जो उसने काम करने के लिए जो लोग लगा रखे हैं ना, वो 150 लोग हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं। उसके फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में 150 पीपल आर देयर, जो कि एक बैंक के पास इतना अमाउंट, इतने पीपल, इतने एम्प्लॉय एक बैंक के नीचे काम कर रहे होंगे ना, और जिसमें से 20 जो हैं वो अकाउंटेंट्स थे ओनली। तो ये किसने, न्यूयॉर्क मैगजीन ने छापा। उसके बाद ब्लूमबर्ग करके भी एक मैगजीन थी, एक चैनल था, न्यूज़ चैनल, वो भी 2003 में जो है इसका इंटरव्यू लेता है और लिटिल सेंट जेम्स जो ये आइलैंड था उसी पे जाके 5 घंटे का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन इसको छापा नहीं गया। 2019 तक इसको नहीं पब्लिश किया गया, इट वॉज अनपब्लिश्ड टिल 2019 एप्स्टीन की डेथ तक। तो एप्स्टीन को लगा कि ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सब में बहुत अगर ये सारी चीजें हम अपना जो है गान बखान अगर कर सकते हैं तो क्यों ना एक मैगजीन को मैं ही खरीद लूं, क्योंकि मीडिया पीपल क्रिटिक्स भी होते हैं ना, अच्छा बुरा दोनों टाइप का लिखा जाता है। तो इसको लगा कि मैं ही एक जो ये मैगजीन है इसको खरीद लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने बारे में जिस हिसाब से मैं जैसे चाहूँ वैसा प्रिंट करा सकता हूँ। तो 2003 में जो है ये सेम न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ के जो पब्लिशर थे उनसे मिलता है और उनको बोलता है कि मैं आपको इक्वली एक पार्ट, एक शेयर इसमें दिला दूंगा और आप मेरे साथ मिलो और इस न्यूयॉर्क मैगजीन को मेरे को खरीदना है। तो 4 लोग साथ में आते हैं न्यूयॉर्क मैगजीन को खरीदने के लिए। दिस जकरमैन, एप्स्टीन, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव जो था डोनी, एंड इन्वेस्टर जो था नेल्सन, ये सब एक साथ आते हैं, अपने फंड्स डालते हैं और न्यूयॉर्क मैगजीन की बिडिंग में शामिल होते हैं। लेकिन ये चारों मिलके भी जो है मैगजीन को नहीं खरीद पाते। मैगजीन खरीदी जाती है ब्रूस जे के द्वारा, जो कि वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंकर थे और इन्होंने जो है $55 मिलियन में जो है ये मैगजीन खरीद ली। अब इनको इससे इशू हो गया, इनके पास थे 45 मिलियन, इन्होंने 45 मिलियन की जो है बिडिंग की थी, ये 10 मिलियन जो इनके पास कम पड़ गए। अब इनको लगा ये मैगजीन तो चली गई हाथ से, लेकिन हमें कुछ तो ऐसा चाहिए जो हमारा जो है हमारी तरफ से जो है प्रिंट करे, हमारी बातें जो बोल लें।
तो 2004 में जो है जुकरमैन, द सेम पब्लिशर गाय एंड एप्स्टीन दोनों मिलके एक नई मैगजीन जो है वो क्रिएट करते हैं। मैगजीन का नाम था रडार। इसको फाइनेंस करते हैं $25 मिलियन में। और उस मैगजीन पे जो फाउंडर का नाम होता है वो है मेयर रोशन। मतलब कि बहुत क्लियर ये भी ना हो कि हमारी है, लेकिन चीजें एक्चुअल जो मालिक हैं वो ये हैं, लेकिन नाम है रोशन साहब का। एप्स्टीन और जुकरबर्ग जो हैं वो इक्वल पार्टनर्स थे इसमें, और जो एडिटर इन चीफ थे मैगजीन के उनके पास तो बहुत स्मॉल ओनरशिप स्टेक्स थे जो कि रोशन थे। तो इनके नाम पे खरीदते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन एक्चुअली तो ये दो प्लेयर थे इसमें। अब अगर हम लॉयर्स की बात करें, हमने देखा कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ होता है 150 का होता है इनके पास। अगर हम लॉयर्स की बात करें तो एप्स्टीन जो है इन कोर्स ऑफ हिज लाइफ ही एंगेज्ड विद नो फ्यूअर देन 75 लॉयर्स। 75 लॉयर्स की टीम थी उसके पास, जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा जो नामी हैं वो एलन है, इनका चेहरा आप याद कर लीजिए, ये आगे आपको देखने को मिलेंगे। केनेथ ये थे, जे हैं, और ये एक फर्म है, ठीक है। अटर्नी है, ट्रायल अटर्नी है। तो ये जो मेन थे, इनके अलावा भी बहुत सारे जो हैं लॉयर्स हैं जो उसकी टीम में थे। कुछ मेजर ये थे, ठीक है। चलें, और अब जो केस खुलता है एक्चुअली कहाँ से ये स्टार्ट होता है उसकी अगर हम बात करें, उसने जो है 1990 से ही एप्स्टीन ने जो है अंडर एज गर्ल्स को मसाज के लिए बुलाया करता था वो अपने घर पे, उनको कैश में पेमेंट्स देता था, सेक्सुअली उनको एक्सप्लॉइट करता था। और जब विक्टिम से पूछा गया कि ये सब क्यों, कैसे, तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, पुअर बैकग्राउंड से वो आती थी। मैनिपुलेशन उनके साथ किया जाता, बच्चियां तो थी, मोस्टली बच्चियां 16 साल से कम थी, उनको सिर्फ पैसे चाहिए होते थे। वो उनको नहीं इतना पता होता था कि ऐसा भी उनके साथ हो सकता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन उनके साथ की जा सकती है। वो मसाज के लिए वहां पे जाते थे। तो केस सामने आता है नवंबर 2004 में पाम बीच पुलिस जो है उसको एक टिप मिलती है कि एप्स्टीन जो है अपने घर पे बच्चियों को बुलाता है, और बहुत बार ये देखा गया है। इनफैक्ट एक मदर जो है वो पहुंचती है पुलिस के पास और वो बोलती है कि एक मेरी 14 साल की बच्ची है, उसको मसाज के नाम पे बुलाया गया एप्स्टीन के मेंशन में, और उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया। अब मामला एक अंडर एज बच्ची का था, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का था। तो पाम बीच पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो एप्स्टीन बीइंग एन इन्फ्लुएंशियल मैन वो इसको हिंडर करने का ट्राई करता है। दैट वाज बट ऑब्वियस, राइट। तो उसके बावजूद जो है पुलिस जो है 13 मंथ तक अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। जितने भी उसके घर थे वो उनको सर्च करती है, लेकिन ये सारी चीजें, ये एविडेंस इकट्ठे करने के बाद भी माइकल जो है वो इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे, चीफ थे वो। उन्होंने अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एविडेंस इकट्ठे किए, सब किया उन्होंने, लेकिन जो स्टेट प्रोसिक्यूटर थे, जैसे पुलिस की तरफ से जो केस लड़ते हैं वकील, वो जो होते हैं वो थे बैरी, और बैरी कुछ खास इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे केस में। ही वॉज बीइंग टू लीनियंट। तो पुलिस को चीजें समझ में आ गई कि ऐसे तो इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर हमारा वकील ही हमारी तरफ से वकालत ढंग से नहीं करेगा तो इंसाफ नहीं मिल पाएगा। तो ये पुलिस वाले बुला लेते हैं एफबीआई को। एफबीआई को केस सौंप दिया जाता है कि हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि इस इंसान को पकड़ा जाए, एफबीआई को हम केस हैंड ओवर करना चाह रहे हैं, और एफबीआई इसमें इंक्लूड हो जाती है। हालांकि जो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें जो मैंने बताया 14 साल की बच्ची थी,
और उसके बाद पुलिस को देखने को मिले कि जो डजन्स ऑफ विक्टिम थे वो थे, मतलब इट वाज लाइक डजन्स ऑफ गर्ल्स, और स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन्होंने कलेक्ट किए थे। लेकिन ये हमारे स्टेट प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं ये इन पे एब्स्टिन मेहरबान थे शायद, तो ये ढंग से अपना केस लड़ नहीं रहे थे। अब आती है एफबीआई पिक्चर में। एफबीआई जो है, एफबीआई को पहले पता लग चुका था कि अच्छा ये इंसान है और यहाँ यहाँ इसका राबता है, तो एफबीआई भी एक ऑपरेशन स्टार्ट करती है। ऑपरेशन का नाम होता है लीप ईयर। ऑपरेशन को जो लीड कर रही थी वो थी मैरी। अब मैरी के सुपरवाइजर थे ये। मैरी जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन करती हैं और बहुत सारे जो हैं एविडेंस वो इकट्ठा करती हैं। बहुत जो है बहुत सारी ऐसी लड़कियां इनको देखने को मिलती हैं कि वो एप्स्टीन ने बहुत सारी लड़कियों को जो है पे किया है टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्ट्स। 5 लड़कियों का जो इन्होंने इंटरव्यू लिया और 17 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने अंडर ओथ जो है अपनी बातें बताई। और मोस्टली जो लड़कियां थी, जितनी भी थी, उनमें सारी ही 18 साल की थी। 18 साल की नहीं, 18 साल से कम थी, अंडर एज थी। और सबसे छोटी जो थी वो 14 साल की थी। इनफैक्ट 14 साल की तो क्या, 12 साल के बच्चों को भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया है। एक ट्रिपलेट को जो है वो बुलाया जाता है, 3 12 साल के बच्चे हैं, वो एप्स्टीन के 50th बर्थडे पे जो है बुलाए जाते हैं और उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो मोस्टली जो थे वो 16 साल से कम उम्र की लड़कियां थी। और इन लड़कियों के बारे में पता कैसे लगा, जब एफबीआई ने उसका होम सर्च किया, उसको हिडन कैमरे देखने को मिले। उसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ फोटोज ऑफ गर्ल्स, उन्होंने वो फोटोज कलेक्ट किए उसकी रेजिडेंस से, और इन लड़कियों के फोटो देख देख के इन्होंने पता किया कौन है, कहाँ से है, और उसके बाद इन लड़कियों तक पहुंचे और इन्वेस्टिगेशन किया और उनके जो बयान है वो दर्ज किए। इनफैक्ट इनमें एक एड्रियाना रोस नाम की लड़की थी। इसका रोल ये था कि ये जो एप्स्टीन है उसकी असिस्टेंट बन चुकी थी। ये एक फॉर्मर मॉडल थी और इसने जो है, इसको पता लग गया था, जैसे कि आपको पता है एप्स्टीन के बहुत सारे घर थे, अलग अलग ठिकाने थे, तो उन ठिकानों पे जब रेड पड़ रही थी तो एड्रियाना जो है बीइंग एप्स्टीन असिस्टेंट, वो क्या करती है कि जितने भी कंप्यूटर ड्राइव्स होते हैं या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है, उनको छुपा देती है। तो ये बेसिकली जो है इन्वेस्टिगेशन में उसको रोकने का काम कर रही थी, उसको अच्छे से ना होने देने का काम कर रही थी। ये थी, शी वॉज एंड्रियाना रोस। ये एक फॉर्मर मॉडल थी, पोलैंड से थी और शी वॉज एलिजेड इन्वॉल्व जेफरीज एप्स्टीन सेक्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस। 7 अक्टूबर 1983 में ये पैदा हुई थी पोलैंड में, फिर ये फ्लोरिडा आ गई थी 2002 में, और तब से ही जो है ये एप्स्टीन के लिए काम कर रही थी। हालांकि इसको भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया होगा, लेकिन उसने जो है एप्स्टीन के साथ मिलकर काम करना चाहा। इसका भी नाम आया था एप्स्टीन का 2008 का जो प्ले था उसमें, लेकिन पब्लिकली इतना ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं की गई। और ये लड़कियों को बुलाती थी, उनको दोस्त बनाती थी और उसके बाद जो है एप्स्टीन से मिलवाती थी और उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता था। तो ये सब चल रहा था। तो एफबीआई ने जो है अपना केस तैयार किया, सारी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन यहाँ पे अब आता है गेम। एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की लेकिन फिर भी वो उसको जेल नहीं भेज पाई। क्यों? क्योंकि नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट साइन किया गया। जो मैंने आपको बताया था कि शक्ल याद कर लो, वो जो इसका एक लॉयर था एप्स्टीन की तरफ से, वो मिलता है अकोस्टा से और एक प्ली डील साइन होती है। हु वाज अकोस्टा? अकोस्टा जो है एक चीफ था, इनका सुपरवाइजर था, और ये बोलते हैं कि मेरे को ये प्ली डील करनी पड़ी क्योंकि मेरे को बोला गया कि लिव इट अलोन। ये जो इंसान है यानी कि एप्स्टीन जो है वो इंटेलिजेंस से बिलोंग करता है और ये तेरी पे ग्रेड से ऊपर की बात है, ये बोला गया इनको
कि इस चीज को जाने दो और ये अग्रीमेंट साइन करो, इसका मतलब ये कि कोई भी कार्रवाई इस पे नहीं होएगी। तो ऐसे करके क्या हुआ कि एप्स्टीन पे जो फेडरल चार्जेस थे उनसे वो बच गया। मतलब एफबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन थी इट वाज नल, नॉट नल एज इन मेहनत की थी इन्होंने, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस पे जेल नहीं होगी, सेंटर के चार्जेस नहीं लगेंगे, फेडरल चार्जेस नहीं लगेंगे, सिर्फ स्टेट चार्जेस लगे। और स्टेट चार्जेस में जो उसको सजा मिली वो क्या थी? स्टेट चार्जेस में जो उसको सजा मिली थी वो थी 18 महीने। 18 महीने की उसको सजा मिली थी, जिसमें से सिर्फ 13 महीने उसने सजा काटी। इतनी सारी बच्चियों के साथ रेप करना, और वो भी अंडर एज बच्चियों के साथ रेप करने वाले इंसान को 30 जून 2008 को सजा मिलती है सिर्फ 18 महीने की, और उसमें से भी वो 13 महीने ही जेल में रहता है। और वो जेल में रहना भी सिर्फ कुछ घंटे, क्योंकि उसको 12 घंटे का मिलता था वर्क रिलीज। वर्क रिलीज मतलब वर्किंग आवर्स में 12 घंटे 24 में से, और 6 दिन एक हफ्ते में से वो वर्क रिलीज पे बाहर रहता था। मतलब दिन में बाहर रहे और रात में जेल में आ जाए, और वो भी स्पेशल अरेंजमेंट्स के साथ। ऑफिस में टीवी था, ऑफिस में नहीं जेल में सब टीवी था, सारी लग्जूरियस लाइफ जो है वो जेल में इसकी जी जा रही थी। तो 30 जून 8 में जो है ये अरेस्ट होता है, और जुलाई 22 में जो है ये बाहर आ जाता है। ये इसको सजा मिली थी। और जो एफबीआई की कार्रवाई चल रही थी, नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट जो था, उसके बारे में जो विक्टिम्स थे उनको कोई जानकारी नहीं दी गई। दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड, दे वर नॉट कंसल्टेड कि हम ऐसा करें या ना करें। ये सारी चीजें उनको नहीं बताई गई। और यही वो मोमेंट था जहां पे एप्स्टीन का नहीं, सिस्टम का कैरेक्टर एक्सपोज होता है। एप्स्टीन बीइंग अ रेपिस्ट, या फिर प्रोस्टिट्यूशन में अंडर एज बच्चियों को जो कि 16 साल से कम की थी उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेलता है, स्कूल गोइंग बच्चियों को, और उसको सिर्फ 13 महीने की जेल मिलती है, वो भी 12 घंटे वर्क रिलीज पे। तो ये आई गेस सिस्टम का फेलियर था, सिस्टम का कैरेक्टर था, ना कि एप्स्टीन का। बट 2009 में बाहर आने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रही थी। मई 2009 में ग्यूफ्रे नाम की एक लड़की होती है, वो लॉ सूट जो है वो डालती है एप्स्टीन पे, और वो बोलती है कि एप्स्टीन और मैक्सवेल एप्स्टीन की वैसे तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही हैं, लेकिन मैक्सवेल को मेन गर्लफ्रेंड बोला गया है, क्योंकि 1990s में और 2003 तक कुछ 8-10 साल जो है ये एप्स्टीन के साथ रही थी। तो ये बोलती है कि जब मैं 17 साल की थी तो एप्स्टीन ने और उसकी गर्लफ्रेंड ने मेरे को जो है बहुत सारे पॉलिटिशियंस, एकेडमिशियंस, बिजनेसमैन और रॉयल्टीज के सामने परोसा है। मतलब मेरा इतनी बार अलग अलग लोगों के सामने मेरे को लेके जाया गया है और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया है। और एक फोटो जो अब एप्स्टीन फाइल खुली है उसमें ये फोटो सामने भी आता है। दिस इज वर्जीनिया रॉबर्ट्स गुफ्रे जब वो 17 साल की थी, और रॉयल्टी से उनका मतलब था दिस गाय एंड्रयू माउंटेनबेटन, जो कि ब्रिटिश के जो एक प्रिंस हैं, प्रिंस एंड्रयू। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इनका कुछ उखड़ नहीं पा रहा था, सब नॉर्मल चल रहा था, सब ऐसे चल रहा था। लेकिन एफबीआई जो है, एफबीआई ने हार नहीं मानी। एफबीआई जो है साइलेंटली इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सारे विक्टिम्स के पास जा रही थी, वो उनसे एवरी पॉसिबल एविडेंस जो है वो इकट्ठा करने का ट्राई कर रही थी।
2011 से 16 तक साइलेंट इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, लेकिन और जो एप्स्टीन था उसको रजिस्टर कर दिया गया था सेक्स ऑफेंडर के तौर पे। जुडिशियल सिस्टम में उसका नाम सेक्स ऑफेंडर के तौर पे रजिस्टर्ड था, लेकिन अगेन आप सिस्टम की फेलियर देखिए। सेक्स ऑफेंडर होने के बावजूद उसको प्राइवेट जेट्स में घूमने की आज़ादी थी, फॉरेन ट्रैवलिंग खूब कर रहा था वो, और इलाइट पार्टीज उसकी कंटिन्यू थी। यहाँ पे अगर एक आम आदमी चोरी भी कर लेता है या कोई छोटा मोटा जुर्म, छोटी मोटी लड़ाई अगर हो जाती है, उसकी जिंदगी निकल जाती है, उसकी जिंदगी 10-20 साल कहाँ निकल जाते हैं जेल में। हालांकि वो अभी एक्यूज्ड है, एलिजेड है, मतलब उस पे अभी जो क्राइम है वो साबित भी नहीं हुआ है, उसको हियरिंग की डेट भी नहीं मिली है कोर्ट में, और उसके 10-20 साल निकल गए जेल में, प्रूव भी नहीं हुआ है कि उसने क्राइम किया है। और ये इंसान प्रूव हो चुका है कि ये सेक्स ऑफेंडर है, इसने अंडर एज बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन में डाला है, उसके बावजूद खूब मजे से लैविश लाइफ ही अपनी जी रहा है। FBI जो है बैकग्राउंड इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है, विक्टिम्स के सिविल केसेस जो हैं वे क्वाइटली चलते रहते हैं। जुडिशियल सिस्टम आपको पता है जिस पेस से चलता है, हर जगह यही काम है, जैसे हमारे यहाँ पे है, तो आम आदमी के लिए जुडिशियल सिस्टम हर जगह ऐसे ही काम करता है। और लोग जो हैं वो लार्जली अनअवेयर हो गए थे। लोगों का क्या है, मतलब एक्चुअली ये हमारी सोसाइटी या फिर ह्यूमन नेचर आप लगा के चल सकते हैं कि कोई भी चीज़ एक बार जब बाहर निकल के आती है ऐसी कोई चीज़, तो उसका हवा मच जाता है, लेकिन स्टिल मतलब कुछ टाइम के बाद लोग धीरे धीरे भूल ही जाते हैं। 2008 में जो है इस पे ये कार्रवाई हुई थी, 2011 आ चुका था, 3 साल हो चुके थे, तो लोग देवर लार्जली अनअवेयर। और एब्स्ट्रीन फ्री था, लेकिन सच बंद कमरों में घूम रहा था। FBI उस सच को बाहर निकालने की भरपूर कोशिश कर रही थी। उसके बाद आता है 2017 का मी टू मूवमेंट। 2017 में आता है मी टू मूवमेंट, और ये वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने इस फाइल को फिर से खोल दिया। हॉलीवुड में किसी एक्ट्रेस के साथ ऐसा कुछ हुआ था, और उसने जो है बोला कि जिनके साथ भी गलत हुआ है वो आए और हैशटैग मी टू के साथ अपनी स्टोरी बताएं। और इसी एक रिवोल्यूशनरी स्टेप ने जो है एप्स्टीन का जो केस था उसको रीओपन कराने में हेल्प की। इसका जो नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट था उसको नल एंड वॉइड कराने में हेल्प की। 2017 में ग्लोबल स्टेज पर मी टू मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और विक्टिम्स को करेज मिल जाता है फिर से बात करने के लिए, अपने चीजों को दुनिया के सामने रखने के लिए। दे गॉट द करेज। मीडिया को भी स्पाइन मिल जाती है, और जो पावर में जो लोग बैठे थे उनके लिए चैलेंज था, उनको चैलेंज मिलता है कि अब रोक सको तो रोक लो मी टू मोमेंट। क्योंकि मोस्टली जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल जो लोग होते हैं वही आम जनता का, आम इंसान को जो है वो जानवरों से भी बदतर ट्रीट करते हैं अपने प्राइवेट स्फीयर में, और उसी की सच्चाई जो है बयां करने के लिए मी टू मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। और इसके साथ ही एप्स्टीन केस जो है वो दोबारा स्पॉटलाइट में आता है, और विक्टिम्स कहती हैं अब हम चुप नहीं रहेंगे। और इसी में नवंबर 2018 में मियामी हेराल्ड, ये एक न्यूज़पेपर था, दिस इज द न्यूज़पेपर, ये पब्लिश करता है परवर्शन ऑफ जस्टिस, और ऑथर इसकी होती हैं जूली के ब्राउन। जूली के ब्राउन वही जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने 2005 में इस केस को उजागर किया था, और 2008 में जो सजा मिली थी वो भी इन्हीं की
जो इन्होंने आवाज उठाई थी, उन विक्टिम्स की स्टोरी सुनाई थी, उनको सामने आने का हौसला दिया था, दैट वाज जूली ब्राउन। और वो इस केस पे लगी रही जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आ गई। तो उनकी ये पब्लिकेशन आती है बाहर, मियामी हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है, वो इसको छापता है और इसमें एक्सपोज होती हैं 2008 की डील, प्ली डील जिसको हम बोल रहे हैं, प्ली डील, जिसमें था कि इस पे जो फेडरल चार्जेस है वो नहीं लगेंगे, नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट जो था कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो सामने आता, उसका जो मिसकंडक्ट हुआ था वो सामने आता है और विक्टिम्स की जो इग्नोर्ड वॉइसेस थी इसके बारे में जो है इसमें लिखा गया था। और जैसे ही ये बुक सामने आती है, पब्लिक आउटरेज हो जाती है मैसिव लेवल पे। और इसके साथ साथ मीटू ने जो आग लगाई थी, मीडिया ने उसे हवा दे दी। अब ये केस फिर से हेडलाइंस बन गया न्यूज़पेपर्स की और इनसे जवाब मांगे जाने लगे कि आपने वो प्ली डील क्यों की थी। और अब आ चुका था 2017 और 19। मीडिया का इस केस में इंटरेस्ट लेने का एक और रीजन, 2008 में प्ली डील हुई थी। उस टाइम पे जो है ये सुपरवाइज कर रहे थे एफबीआई की फाइल केस को, जो कि एप्स्टीन के लिए थी। और 2017-19 में ट्रंप जब जीत के आ चुके थे अपनी गवर्नमेंट में, इसको जो है यूनियन स्टेट सेक्रेटरी ऑफ लेबर बना दिया गया था। गवर्नमेंट में एक इंसान बैठा है और उसने 2008 में कोई डील साइन की थी, डील साइन करवाई थी, एक अग्रीमेंट साइन करवाया था, जिसकी वजह से इतने सारे विक्टिम्स को जो है जस्टिस नहीं मिला था। तो क्वेश्चन उठने लाजमी थे। मीडिया को भी बहुत इंटरेस्ट आया इसमें। तो अब फाइल फिर से खुल चुकी थी और जो इसका एनपीए था उसको कैंसिल कर दिया गया। 2019 में 6 जुलाई को एप्स्टीन का अरेस्ट किया जाता है। वो फ्रांस में मस्ती से अपना लग्जूरियस लाइफ जी रहा था, लेकिन जैसे ही फ्रांस से वापस आता है, एफबीआई एनवाईपीडी जो है इसको अरेस्ट कर लेती है। क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड टास्क फोर्स जो है ये इसको अरेस्ट कर लेती है। चार्जेस थे सेल्फ ट्रैफिकिंग के, 2002 से 5 के बीच में जो भी इसने सेल्फ ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग के थे उसके। एयरपोर्ट पे पकड़ लेते हैं इसको और जो भी इसके काले कारनामे थे उनको बाहर लाया जाता है। Hundreds or perhaps thousands of sexually suggestive photograph of fully or partially nude women, females जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं इसके रेजिडेंस से। सबूत के तौर पे जो पेश की गई थी वो ये चीजें थी। हजारों फोटोज पड़े थे। इनफैक्ट अभी जो एप्स्टीन फाइल के बारे में जिक्र हो रहा है, इतने 95,000 जो पिक्चर्स, फोटोज, वीडियोस, डाटा पड़ा उसमें, जो कि हर तरीके से जो है मतलब पूरे प्रकार से जो है वो बाहर नहीं आई है। अलग अलग सेक्शंस में उसको बाहर किया जा रहा है, छोटे छोटे पार्ट में उसको जो है बाहर किया जा रहा है। इनफैक्ट इसमें जो है लड़कियों के नाम, उनका नाम, न्यूड फोटोज, ये सब थी। सेक्स ट्रैफिकिंग, कॉन्स्पिरेसी, मल्टीपल स्टेट्स में जो है इसके ऊपर जो कार्रवाइयां चल रही थी, अब उनका पेबैक का टाइम आ गया था और इस बार ना इसको बेल दी गई, सारी पावर फेल हो गई, बेल डिनाई कर दी गई जब इस पे कार्रवाई हुई और इस बार वो जेल में था।
6 जुलाई 2019 को इसको जो है अरेस्ट कर लिया गया था सेक्स ट्रैफिकिंग के केस में। इनफैक्ट इसने ट्राई किया 100 मिलियन का बॉन्ड साइन करके और बेल पाने का ट्राई किया इसने, लेकिन इसको मना कर दिया गया। रिचर्ड एम्बरमैन जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हें बेल नहीं दी जाएगी। इस बार इसकी पावर या इसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उनकी पावर फेल हो जाती है। जुलाई 18, 2019 में इसकी बेल रद्द हो जाती है और इसको जेल में बंद कर दिया जाता है। 6 जुलाई को 8 जुलाई को जो है इसकी 18 जुलाई को आई गेस, हाँ 18 जुलाई को इसकी जो प्ली थी वो डिनाई कर दी जाती है और 10 अगस्त 2019 में खबर बाहर आती है कि एप्स्टीन किल्स हिमसेल्फ इन जेल सेल इन न्यूयॉर्क। और कैसे? उसने अपने जो कपड़े पहन रखे थे उन कपड़ों को फाड़ा, उससे रस्सी बनाई और उस रस्सी से जो है अपना फांसी लगा के मतलब और सुसाइड कर लिया। ऑफिशियल रूलिंग जो थी उनका ये बयान था। लेकिन सस्पिशियस अब यहाँ पे क्या था, कोई भी सीसीटीवी जो है वो काम नहीं कर रहा था। हालांकि एप्स्टीन ने जुलाई में एक बार पहले भी 16 जुलाई को जो है एप्स्टीन ने सुसाइड करने का ट्राई किया था और उस पे एक्स्ट्रा निगरानी रखने के लिए कोर्ट ने बोला था। लेकिन फिर भी उस टाइम पे जो है सीसीटीवी वो वर्क नहीं कर रहे थे। गार्ड्स जो थे सिक्योरिटी में लगाए गए थे वो सो रहे थे और सुसाइड वॉच जो थी वो रिमोट थी। अब ये देख के किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल है। ना सीसीटीवी काम कर रहे हैं, ना गार्ड है वहां पे, गार्ड भी सोए हुए हैं और बोला जा रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया। और पब्लिक का रिएक्शन क्या था इस पे? डिस्ट्रस्ट था, एंगर था और ग्लोबल सस्पिशन था, जो कि बहुत लाजमी था। किसी को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि एप्स्टीन ने जो है वो सुसाइड किया है। और इसने जो है अपने साथ जो लोग और थे उनके नाम दिए। एप्स्टीन ने जो है बोला कि हाँ मैं मेरे साथ जो बाकी लोग इन्वॉल्व थे उनके नाम मैं दूंगा। ये डील हुई थी। इनफैक्ट 2008 में भी इसने अपने साथ जो लोग इन्वॉल्व थे उनका नाम दिया था, कॉन्स्पिरेटर्स जो थे उनका नाम दिया था। ये है मैक्सवेल, गिस्लेन मैक्सवेल, जो कि एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, मेन गर्लफ्रेंड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शी वॉज द वन। ये भी इक्वली सेक्स ट्रैफिकिंग में गिल्टी थी। ये लड़कियों को लेके आती थी, उनको ग्रूम करती थी और फिर उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होने के लिए छोड़ देती थी। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस और अलग अलग रॉयल्टी, उन लोगों के सामने लड़कियों को जो है ये परोसती थी। 1961 में जो है पैदा हुई थी ये 25 दिसंबर के दिन। बेसिकली आज इसका बर्थडे है, था, जो भी है, एक्चुअली है, ये तो जिंदा ही है। और 2021 में जो है इसको भी गिल्टी माना गया चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग में और कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन। The following year she was sentenced to 20 years of imprisonment in US. इसको 20 साल की सजा दी गई। 20 years की सजा इसको जो है वो दी गई। इनफैक्ट इससे जो है वो जो स्टोरी थी मोसाद वाली, उसके बारे में भी जानने के लिए ट्राई किया गया। तो पहले ये कुछ नहीं बोली, लेकिन बाद में जब फिर से इसके पास जाया गया तो इसने बोला कि नहीं ये सब बुलशिट है, इट्स नॉट लाइक दैट।
इनफैक्ट इसके बाप जो मैक्सवेल थे उनको लेके इसने बोला है, जो ऑफिशियली बोला गया कि उन्होंने सुसाइड किया है, और ये बोलती है कि नहीं, मेरे पापा को जो वो मारा गया है। ये जो है, ये एक मीडिया कंसल्टेंट और जर्नलिस्ट है। इन्होंने जो है एक बार बहुत पहले एप्स्टीन का इंटरव्यू लिया था, बहुत पहले के 2017 में, 100 आवर्स का। तो देखो कितना, शायद तो इतना लंबा इंटरव्यू, इट्स नॉट लाइक कि एक ही बार बैठ के, अलग अलग टाइम पे जो इन्होंने लिया होगा। 2017 में इंटरव्यू लिया था, लेकिन वो कभी भी रिलीज नहीं हुआ। एप्स्टीन के रहने तक वो कभी रिलीज नहीं हुआ। माइकल वोल्फ इनका नाम है। ओनली इन नवंबर 24 जो है वो इंटरव्यू था, वो जो है बाहर आया। 2017 में लिया गया इंटरव्यू जो है 2024 में बाहर आया, और फायर एंड फ्यूरी पॉडकास्ट करके वो इंटरव्यू है। जब वो रिलीज किया गया तो इस नाम से किया गया। 2024 जनवरी 2024 में जो है गुइफ्री ये भी जो है सुसाइड कर लेती हैं। ये वही हैं जो बोलती हैं कि जब 17 साल की थी तो एंड्रयू ने जो है इनका रेप किया था, और ये सब। ये भी सुसाइड से मर जाती हैं 25 में। 2025 में जो है बोला जाता है कि एप्स्टीन जो है वो अपने पास एक डायरी बना के रखता था। इनफैक्ट वो जानबूझ के ये सारी चीजें कर रहा था, इनको रिकॉर्ड कर रहा था, और ये तो उसके पास एक क्लाइंट लिस्ट थी कि किसको क्या कैसे कौन कौन लोग हैं। तो वो क्लाइंट लिस्ट रखता था कि किस किस को लड़कियां सप्लाई की हैं। तो पहले तो मिनिस्ट्री की ही कोई पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, मतलब सम ऑफिशियल कहती हैं कि वो जो लिस्ट है वो मेरी टेबल पे है, लेकिन बाद में फिर बोला जाता है कि ऐसी कोई क्लाइंट लिस्ट जो है सामने नहीं आई। उसके बाद जो है एक केस सामने लाया जाता है, मतलब एक एक्ट पास किया जाता है जुलाई में। इनफैक्ट जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने जब अपना वो कैंपेन कर रहे थे इलेक्शन के लिए, उस टाइम पे बोला था कि मैं जो ये एप्स्टीन की फाइल है इसको बाहर लेके आऊंगा, रिलीज करूंगा। क्योंकि केस तो चल ही रहा था। केस जब चल रहे थे, जो जज होते हैं ना, तो वो जैसे जैसे केस सुलटते जा रहे थे तो वो पब्लिक डोमेन में आ रही थी चीजें, जो हैं वो पब्लिश करवा दी जा रही थी जज के द्वारा, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे कोई केस चल रहा है, कभी हुआ वो केस तो हमें पता लगा हाँ किसी ने किसी को मार दिया। उसके बाद जब जजमेंट्स आती हैं तो केस जब सजा सुनाई जाती है, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स निकल के आते हैं ना कि यहाँ ऐसे ऐसे था, फिर ये हुआ, ये एविडेंस है जिनके बेसिस पे जो इसको सजा सुनाएगी। तो जज ने जो है वो पब्लिश करा दी वो जो थी। तो फिर ट्रम्प साहब ये बोल रहे थे कि जो एप्स्टीन की जो फाइल है ना, उसमें जो भी चीजें हैं वो मैं पब्लिक करवा दूंगा। इलेक्शन के टाइम पे जो इनका था क्या, मेमोरेंडम जो भी आप इसको बोलना चाहेंगे, तो उसमें से एक चीज ये भी थी। तो उसके बाद जो है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट जो है वो लाया गया जुलाई 2025 में। और The Wall Street Journal describes a sexually suggestive letter that the newspaper's Trump's name was included in 2003 albums। जी, तो अब 17 ये केस आया, एक्ट आया कब, जुलाई 15 में। जुलाई 17 में जो है, जो एक जर्नल है द वॉल स्ट्रीट, वो बोलता है कि जब एप्स्टीन का 50th बर्थडे था ना, तो उस टाइम पे जो ट्रम्प है ना वो भी साथ में ही था इसके। और जो ऑफेंस मैं आपको बता रही हूँ ना कि 12 साल के 3 बच्चों को जो है बुलाया गया था और उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया गया था, तो उसमें जो है उस पार्टी में जो है ट्रम्प साहब भी इन्वॉल्व थे। ये सब बात सामने आई निकल के।
और फिर मैक्सवेल जो हैं, जो ऑलरेडी अरेस्टेड हैं, उनसे पूछा गया कि ऐसा कुछ है क्या, तो उन्होंने बोला कि शी नेवर सॉ ट्रम्प इन्वॉल्व इन एनी सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी, शी बीइंग द मेन गर्लफ्रेंड ऑफ एप्स्टीन। तो उनसे इसलिए पूछा गया क्योंकि ये एप्स्टीन के साथ थी 1990s में और अर्ली 20s में। तो इनको लग रहा था कि ये जो है बेटर बता पाएंगे, लेकिन इन्होंने ये बोला कि ट्रम्प जो है किसी भी ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व नहीं थे। अब ट्रम्प और एप्स्टीन का क्या लेना देना था, वो हम ऐसे समझते हैं। ट्रम्प जो है, ट्रम्प, एप्स्टीन और एक टॉम बरा करके एक इंसान था, ये हैं बेस्टेस्ट फ्रेंड होते थे। एक टाइम पे ये सारे बेस्ट फ्रेंड थे। 1990 से लेके 20,000 का जो अर्ली वाला डिकेड था उसमें, 2001-2 इसमें। उसके बाद 2002 में इनफैक्ट ट्रम्प एक बार जो है बोलते भी हैं किसी न्यूज़पेपर में या कहीं पे कि आई हैव नोन जेफ फॉर 15 ईयर्स। 2002 में बोल रहे हैं ट्रम्प ये बात कि मैं जेफ को जो 15 साल से जानता हूँ। टेरिफिक गाय, ही इज अ लॉट ऑफ फन टू बी विद। It is even said that he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side. No doubt about it, Jeffrey enjoys his social life. ये ट्रम्प बोलते हैं 2002 में, लेकिन 2019 में जो उनकी स्टेटमेंट थी वो ये थी, I knew him like everybody in Palm Beach knew him, stating 4 times he had not been a fan of Epstein। 4 बार उन्होंने ये बोला सेम टाइम पे कि मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ एप्स्टीन का, एंड दैट ही हैड नॉट स्पोकन टू हिम इन 15 ईयर्स, कि 15 साल हो गए हैं एप्स्टीन से बात किए हुए, मैं नहीं जानता उसको, बाकी सब जैसे जानते थे मैं भी वैसे ही जानता हूँ। लेकिन एक्चुअली जो फाइल्स सामने आई हैं, जो फोटोज हैं, उनमें ये बहुत सारी पार्टीज में एक साथ इकट्ठे देखे गए हैं। इनफैक्ट एप्स्टीन और जो ट्रम्प है इनकी लड़ाई तो हुई थी। ये एक घर है, ये एक घर है जो कि ट्रम्प और एप्स्टीन दोनों को चाहिए था। ट्रम्प भी इस घर को चाह रहे थे और एप्स्टीन भी चाह रहे थे। कीमत इसकी बिडिंग में लगी थी कुछ $40 मिलियन, और ट्रम्प ने जो इसको $41 मिलियन में खरीद लिया। एप्स्टीन इससे नाराज हो गए और ट्रम्प ने 4 साल बाद $95 मिलियन में जो इसको एक रसियन को बेच दिया। तो इस बात से जो है एप्स्टीन खफा चल रहे थे और उनकी लड़ाई हो गई थी। मतलब पहले जो बेस्ट बडीज होते थे 2004 में जो है, वो 2004 की बात है, उसके बाद जो है ये सब हुआ था। लेकिन फिर भी बोला जाता है कि ऐसा कुछ नहीं था कि इनकी लड़ाई हो गई है। उसके बाद भी जो है ट्रम्प को एप्स्टीन के पार्टीज में जो है बहुत बार देखा गया है। लोलिता एक्सप्रेस जो मैंने आपको बताया था, इसके पास जो प्राइवेट जेट था जिसका नाम लोलिता एक्सप्रेस था, वो इस बुक से इंस्पायर्ड था। लोलिता करके एक बुक जो है वो पब्लिश हुई थी 1995 में, एक नोवेल था ये, और वालमदीर नबोवोक था, उसका ये एक नोवेल था लोलिता करके। और इसके थीम जो थी ना वो ऑब्सेशन, मैनिपुलेशन, मोरालिटी थ्रू द स्टोरी, ये एक स्टोरी बताता है ये illicit relationship with his 12-year-old stepdaughter। एक आदमी होता है इस नॉवल में, जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ही गंदा कैरेक्टर होता है, जो कि अपनी 12 साल की स्टेप डॉटर, सौतेली बेटी से के लिए बहुत गंदी भावनाएं रखता था। तो वो ऐसा एक नॉवल है, और उसी से इंस्पायर होके, क्योंकि बहुत सारी अंडर एज बच्चियां जो हैं एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में जो है बाहर से सेंट आइलैंड, जो उसका आइलैंड था, उसका पर्सनल आइलैंड था, वहां पे जो है कैरी की जाती थी, इसीलिए इसका नाम लोलिता एक्सप्रेस किया गया। और जो फोटोज बाहर आई हैं एप्स्टीन फाइल की, उनमें दिखाया गया है कि बच्चियों के पैरों पे जो है, पैरों पे, हाथों पे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे जो है लोलिता से बहुत सारी लाइन जो है ली गई हैं और वो लिखी गई हैं।
ये ऐसे अलग अलग टाइम पे जो है ये मतलब बच्चों के बॉडी पार्ट्स पे ये लाइनें लिखी जाती थी। मतलब ये लोग शायद इंस्पायर्ड थे इस बुक से, और वो सब इन बच्चियों को, जो कि मोस्टली अंडर एज थी, क्योंकि उस बुक में भी एक 12 साल की बच्ची के लिए इतनी बदनीयत दिखाई गई है उसके सौतेले बाप की, तो वही सब चीजें शायद ये इंस्पिरेशन ले रहे थे उनसे। और ये इस टाइप के अलग अलग चीजें कि स्कूल में किसी का क्या नाम था, शी वाज लोला इन स्लैक्स, तो ये अलग अलग नाम। ये एक ड्रग है जो मिली है, जो कि इन बच्चियों को देते थे इन्फेक्शन वगैरह के टाइम पे, क्योंकि दे वर जस्ट किड्स, 14-15 साल के बच्चे, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये एक ड्रग थी जो दी जाती थी उनकी इन्फेक्शन वगैरह के प्रॉब्लम्स के लिए। ये कुछ फाइलें हैं जो बाहर आई हैं। दिस इज द गाय एप्स्टीन, और ये वो बच्चियां, ये ट्रम्प साहब एप्स्टीन के साथ, यहाँ पे भी ट्रम्प साहब ये एप्स्टीन है, ये पार्टीज में ये एंजॉय करते हुए। ये एक शी इज फार्मर, हर लास्ट नेम इज फार्मर। तो ये बोलती हैं कि मैंने 1996 में ही एप्स्टीन के खिलाफ जो है न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में जो है मैंने एफबीआई और एफबीआई में 1996 में मैंने जो है रिपोर्ट किया था एप्स्टीन के खिलाफ कि उसने मेरे को रेप किया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ वहां पे, अनपनिश्ड रहा वो फॉर अ डिकेड लॉन्गर। 1996 में जो है इसने शिकायत की थी, और 2008 में जाके उसको जो है सजा मिली थी, है ना। तो ये बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ है, 1 साल तक मैं इंसाफ का वेट कर रही थी। दिस इज द आइलैंड जहाँ पे ये करतबकारी इनकी चलती थी, सेंट जेम्स करके जो आइलैंड है। तो अभी आप सब लोगों के लिए जो है वो क्वेश्चंस हैं। यू बीइंग द पार्ट ऑफ सोसाइटी, एप्स्टीन सिस्टम का फेलियर था या सिस्टम का प्रोडक्ट? क्या लगता है आपको कि सिस्टम फेल हुआ था इसीलिए एप्स्टीन बना था, या सिस्टम ने ही एप्स्टीन को जो है वो प्रोड्यूस किया था? आपको क्या लगता है अगर मी टू नहीं होता 2017 में, तो क्या एप्स्टीन कभी जेल जाता? और क्या एप्स्टीन के मरने के बाद सच भी मर गया है? क्या लगता है आपको कि बाकी जो भी लोग इसके साथ इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स, रॉयल्स, या बहुत सारे अलग अलग दुनिया भर से अलग अलग ऐसे नाम जो आपने न्यूज़पेपर्स में सुने होंगे, ऐसे चर्चित चेहरे जो कि बड़े बड़े पदों पे पॉलिटिकल पावर में वो बैठे हैं, क्या वो सच कभी सामने आ पाएंगे? उन सब लोगों के नाम सामने आ पाएंगे? क्या लॉ सबके लिए इक्वल है या सिर्फ पावरलेस के लिए? क्या लगता है आपको कि लॉ जो बनाए गए हैं सोसाइटी में, जुडिशरी सिस्टम हमारा जो है, क्या वो सबको इक्वली ट्रीट करता है या सिर्फ पावरलेस के लिए है? और क्या लगता है आपको, हम विक्टिम्स पर डाउट करते हैं या फिर पावर पर? मोस्टली सोसाइटी में अगर एक विक्टिम सामने खड़ा होकर कुछ बोल रहा है या एक पावरफुल मैन सामने खड़ा होकर कुछ बोल रहा है, तो हम ज्यादा डाउट किस पे करते हैं, ज्यादा यकीन किस पे करते हैं? और जेफरी एप्स्टीन का जो राइज था ना, वो सक्सेस स्टोरी नहीं थी। ही hailing from some middle class family to owning some private jet and all that, इतना सारा wealth, ये सब, this is not a success story, this is a case study। इतनी सारी गलत चीजों में वो इंडल्ज था वो इंसान, सेक्स ट्रैफिकिंग वो करता था, और नॉट जस्ट दैट, अंडर एज बच्चों की सेक्स ट्रैफिकिंग वो करता था। तो ये एक केस स्टडी के तौर पे हम इसको ले सकते हैं कि पावर जो है वो टैलेंट को नहीं, एक्सेस को रिवॉर्ड करती है। उसके पास एक्सेस थी उन पावरफुल गलियारों की, उन पावरफुल लोगों तक, पॉलिटिशियंस तक, पैसे वाले लोगों के, उसकी एक्सेस थी जिसका रिवॉर्ड वो ले रहा था। इट वॉजंट हिज टैलेंट, इट वॉज हिज
access to those powerful people. और जेफरी एप्स्टीन की कहानी एक आदमी की नहीं थी, ये पावर, पेट्रियार्की और प्रोटेक्शन की कहानी थी। और मेरे को लगता है अगर #MeToo मूवमेंट नहीं होता तो शायद एप्स्टीन आज भी एक रिस्पेक्टेड फाइनेंसर होता। आपको क्या लगता है? बताएं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं कि आप क्या मानते हैं, एप्स्टीन एक क्रिमिनल था या एक सिस्टम का प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, लाइक भी करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।